क्या स्ट्रैटेजी होगी, हिकमत अमली होगी अगर वापस असम्बली में जाते हैं आप? हुकूमत यकीनन बौखलाहट का शिकार है और हमें घबराई हुई दिखाई देती है। और ये जो 35 इस्तीफ़े हमारे इन्होंने सेलेक्टिवली कबूल किए हैं वो उसकी अक्कासी कर रही है, उस घबराहट की अक्कासी है। और उनकी एक ख्वाहिश भी आपको पता है पहले दिन से कि माइनस इमरान खान, और माइनस इमरान खान क्या हो गया? इज इट पॉसिबल? ये हो सकता है? एक ज़माना था कि माइनस बेनज़ीर भुट्टो की कोशिशें की गई, कामयाब हुई नहीं हुई। आज माइनस इमरान खान की कोशिश की जा रही है, कामयाब होगी नहीं होगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को कैसे बेहतर बनाए? जैसे ही शहर मोटरेबल बना और सफाई सतराई शुरू हुई, यकीन करें इसमें इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगी। तो फिर ये नुकसान तो हम खुद कर रहे थे ना अपनी पार्टी का, लेकिन मुझे पता था कि अगर आज हमने हल्का बंदियों पर स्टैंड लिया और MQM वाली बात मान ली तो ये फिर 2 साल मजीद नहीं कराएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। मुल्क में सियासी बहरान और बेयकीनी रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है। मुआशी तौर पर अगर बात की जाए तो मुल्क तबाह हो चुका है। सियासतदानों की इस महाजराई में गरीब और आम आदमी बाकायदा पिस कर रह गया है। महंगाई ने तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ कर रख दी हैं। सनतें बंद हो रही हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर दिन ब दिन कम हो रहे हैं। गर्ज के हर सेक्टर तबाही के दहाने पर है और इन तमाम मसाइल की वजह क्या है जी? सियासी अदम इस्तेहकाम। और इसका हल क्या है? बच्चा बच्चा जानता है, इसका हल सिर्फ़ और सिर्फ साफ और शफाफ इलेक्शन है। अच्छा, मसाइल की तशखीस और इसका हल जानने के बावजूद हुकूमत और अपोजिशन की जो महाजराई है उसकी वजह से मुल्क और कौम इससे निकल नहीं पा रहे हैं। काश सियासतदानों को इस सूरत हाल का एहसास हो और जल्द अज जल्द हल की तरफ जाया जाए, यानी साफ़ और शफाफ इंतखाबात की तरफ जाया जाए। इस तमाम तर सूरत हाल में बात करने के लिए आज मेरे साथ वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, तशरीफ़ लाने के लिए, आपके वक्त के लिए। अच्छा कुरैशी साहब, सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कौमी असम्बली में वापसी के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, तो अब तक की मुशावरत से क्या कुछ तय पाया गया है? क्या स्ट्रैटेजी होगी, हिकमत अमली होगी अगर वापस असम्बली में जाते हैं आप? लेकिन देखें अभी से बुखलाहट का शिकार हो गई हुकूमत यकीनन बौखलाहट का शिकार है और हमें घबराई हुई दिखाई देती है। और ये जो 35 इस्तीफ़े हमारे इन्होंने सेलेक्टिवली कबूल किए हैं वो उसकी अक्कासी कर रही है, उस घबराहट की अक्कासी है। कल सुबह 10:30 बजे तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान कौमी असम्बली इंशाअल्लाह हम मिलेंगे। इमरान खान साहब ने मुझे ये ज़िम्मेदारी सौंपी है कि मैं उस मीटिंग को चेयर करूं और मेंबरान से मशावरत की जाए कि हमने आगे क्या किरदार अदा करना है। देखिए, हमें नहीं भूलना चाहिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव है हमारा नया इलेक्शन। उस नए इलेक्शन के लिए हमने कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दिए। उस नए इलेक्शन के लिए हमने पंजाब असम्बली को तहलील किया। उस नए इलेक्शन के लिए हमने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और असम्बली की भी कुर्बानी दी। तो ऑब्जेक्टिव हमारा बड़ा क्लियर है। हम असम्बली में किसी मामूल की कार्रवाई के लिए नहीं जा रहे, एक स्पेसिफिक एजेंडा और पर्पस के लिए जा रहे हैं और वो है नए इंतखाबात का हसूल। अब उसके लिए हमें क्या दरकार है? हमें देखना ये है कि जो इस वक्त जो मिली भगत हो रही है हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान, जो पॉकेट ऑपोजिशन है जिसकी क़यादत राजा रियाज साहब कर रही हैं, वो तो हुकूमत की गीत गाती है ना, परवरदा है, ऑपोजिशन बराए नाम है। तो हम एक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चुने जो हुकूमत की बोली ना बोले और हिज़्ब इख्तिलाफ के नुक्ता नज़र की नुमाइंदगी करे, जबकि एक आइनी ज़िम्मेदारी उसको सौंपी जाए जो है इंटरिम सेटअप के लिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहती है एक मीनिंगफुल कंसल्टेशन का जो प्रोसेस है। राजा रियाज साहब ने क्या मीनिंगफुल कंसल्टेशन करनी है? उन्हें तो अंगूठा लगाना है। तो हम चाहेंगे कि एक ऐसा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हो जो एक मीनिंगफुल
कंसल्टेशन की सलाहियत रखता हो, नंबर एक। नंबर दो, हम समझते हैं कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो भी अगर एक फाल और मौसर उसका चेयरमैन ना हो तो वो अपना मकसद खो देती है। और हम चाहेंगे कि, और पीपल्स पार्टी और नून लीग का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होना चाहिए। अगर वो अपने उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर कायम हैं तो फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को पब्लिक अकाउंट कमेटी दी जाए। और हमने किस तरह अपनी हिकमत अमली को आगे बढ़ाना है तो वो हमारी कल मशावरत होगी और उस मशावरत के बाद हम फैसला करेंगे आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है जी। अच्छा कुरैशी साहब, ये जो राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया आज के जी, अब पीडीएम जो है ज़िमनी इलेक्शन की बजाय जनरल इलेक्शन लड़ेंगे। अब दूसरी तरफ खान साहब जो हैं वो अप्रैल में इलेक्शन होता देख रहे हैं, तो जनरल इलेक्शन के हवाले से कोई पेशरफ्त होती है आपको नज़र आ रही है? निगरा हुकूमत के लिए कोई बातचीत फाइनल होती हुई? देखिए, जनरल इलेक्शन के अलावा कोई और मंतकी रास्ता ही नहीं है। ज़िमनी इलेक्शन इस वक्त बेमानी है। मिसाल के तौर पर तहरीक इंसाफ, हम तो नए इलेक्शन की बात कर रहे हैं ना। ज़िमनी इलेक्शन हम लड़ते हैं, उस असेंबली को हम समझते हैं मौजूदा असेंबली अपनी फौकियत खो चुकी है, अपनी अहमियत खो चुकी है, लोगों का एतमाद इन पर नहीं है, तो हम उस असेंबली में जब बैठना ही नहीं चाहते तो असेंबली में हमने जाकर करना क्या है? हम एक स्पेसिफिक एजेंडा, एक हिकमत अमली के तहत ये हमने एक अपनी हिकमत अमली, एक स्ट्रैटेजी बनाई है जिसके तहत हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इमरान खान साहब जो कह रहे हैं उनका अंदाज़ा मुझे दुरुस्त दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से मईशत एक बहरानी कैफियत पे दाखिल हो गई है, आपने देखा कि अब सनतकारों ने, ताजरों ने हड़ताल की कॉल दे दी है और कहा है कि प्रेस क्लब के सामने हम एहतजाज करेंगे। उनकी एलसीज नहीं खुल रही, उनका कारोबार ठप हो गया, एक्सपोर्ट्स जो हैं वो गिर गई हैं, रिमिटेंसेस जो हैं वो गिर गई हैं, एलसीज खुल रही नहीं है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है। सब कुछ आपके सामने है। तो इसलिए नए इलेक्शन के चारा ही नहीं है। ठीक है जी। तो ये जो चारा नहीं है और कोई, ये पीडीएम को कौन समझाए, ये तमाम जो जमातें हैं इनको कौन समझाए? इन लोगों को समझ नहीं आ रहा। और बार बार ये कहा जा रहा है कुरैशी साहब कि मुल्क खुदा न खास्ता दिवालिया हो चुका है, ऐलान होना बाकी है। बहरहाल जो इनकी टीम है या नून लीग वाले जो हैं या जो मिनिस्टर साहब हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर साहब, वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। अब सच क्या है झूठ क्या समझ नहीं रही अवाम, बेचारी बड़ी बुखलाहट का शिकार है। बहरहाल कोई भी पार्टी हो, सहाफ़ी हो या आम आवाम हो, कोई इस्टेब्लिशमेंट, कोई भी नहीं चाहेगा मुल्क दिवालिया हो। इस पे तो सब एक पेज पर होंगे, अल्लाह ना करे हमारा मुल्क दिवालिया हो, लेकिन ये सीरियस क्यों नहीं ले रहे हैं? और दूसरी बात कुरैशी साहब, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। इससे सब अग्री करते हैं, लेकिन इस पर भी मैंने लोगों को बहस करते हुए देखा है। डॉक्टर साहिबा, आप ये देख लीजिए, छोड़िए मैं क्या कह रहा हूँ, पीडीएम क्या कह रही है, आप एक ओपिनियन पोल करवा लीजिए, लोगों से पूछ लीजिए क्या मईशत सुधर रही है या बिगड़ रही है, क्या लोगों का इस हुकूमत पर एतमाद है या उठ चुका है, क्या लोग नए इंतखाबात चाहते हैं या नहीं चाहते। हमारे एक सर्वे के मुताबिक 71% लोग फौरी नए इंतखाब की ख्वाहिश रखते हैं। और अगर पीडीएम को ये दिखाई न दे और ये समझ ना आए तो ये समझ से बालातर है। लेकिन आम शहरी से पूछ लेना, आप ताजिर से पूछें, सनतकार से पूछें, एक्सपोर्टर से पूछें, इंपोर्टर से पूछें, मजदूर से पूछें, तनख्वाहदार तबके से पूछें, वो क्या कहते हैं, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि राणा साहब क्या कह रहे हैं और आवाम क्या कह रही है। अच्छा, आपने ख्वाहिश की बात की। एक ख्वाहिश इनकी शुरू दिन से ये कि माइनस इमरान खान, तो कुरैशी साहब रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से अब तक खान साहब समेत आपकी पूरी जो पीटीआई है मुतहरिक नज़र आती है, बल्कि ज़्यादा मकबूल होगी, अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा, आवाम में बहुत मकबूल है आपकी जमात इस टाइम पे। मगर इसके दौरान आप लोगों ने कुछ हासिल नहीं किया, ये मुखालिफिन का मौक़िफ़ है। और उनकी एक ख्वाहिश भी आपको पता है पहले दिन से कि माइनस इमरान खान। वो कहते हैं जी, दावा करते हैं सियासत ये तहरीक इंसाफ की ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है और माइनस इमरान खान क्या हो गया? इज़ इट पॉसिबल? ये हो सकता है? इंशाल्लाह नहीं होगा। पहले मुझे वजह बताए ना, वाई, क्यों माइनस इमरान खान? इमरान खान ने क्या किया है
इमरान खान क्योंकि का आप लोग बहुत गुनाह मकबूल क्या हो गए हैं, है, शायद ये उसका वजह कसूर उनको क्या लगती है? होगी। कसूर क्या है? हालत तो ये है कि वो बहुत उनके मकबूल पास हैं और कोई ये लोग जवाब नहीं नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, डॉक्टर साहिबा, तारीख से सबक सीखिए। एक जी, जमाना था कि माइनस बेनज़ीर भुट्टो की कोशिशें की गई, कामयाब हुई नहीं हुई। एक ज़माना था जब माइनस नवाज शरीफ की कोशिश की गई, कामयाब हुई नहीं हुई। आज माइनस इमरान खान की कोशिश की जा रही है, कामयाब होगी नहीं होगी। लोग अपना फैसला कर चुके हैं और लोग इमरान खान पर एतमाद करते हैं। उनकी मकबूलियत का ग्राफ देख लीजिए, उनकी जमात की आज पजीराई देख लीजिए। और इमरान खान तो इस वक्त लोगों की उम्मीद है। उनको माइनस आपने खुदा ना खास्ता कर दिया तो लोग जिस रफ्तार से मुल्क से फरार अख्तियार कर रहे हैं, आप देखें ना, इन 7-8 महीनों में कितने लोग मुल्क से बाहर गए? लाखों की तादाद में लोग बाहर गए। क्यों गए? और पढ़े लिखे लोग जो मुल्क का थे। एसेट बन सकते हैं, वो बाहर जाके सर्व करेंगे। कितना लम्हा फिक्री है कुरैशी साहब। बजा, आप सही कह रही हैं, लम्हा फिक्रिया है कि ना सरमायाकारी हो रही है, ना जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो गिर गई हैं। जो स्किल्ड आपकी मैन पावर है, जो आपका प्रोफेशनल तबका है, वो बाहर नौकरियां तलाश करने की ख्वाहिश रख रहा है। एक गैर यकीनी अनसर्टनिटी जो है वो उसने मुल्क को अपनी लपेट में ले रखा है और ये दिन ब दिन मुल्क के लिए नुकसानदेह है। और इसका इम्पैक्ट इस आपने सही कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज लिंक्ड टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये लाजिम और मुलजूम है। ठीक है जी, जी जी, ठीक है जी। अच्छा, तो अगर डॉक्टर साहबा, अगर इमरान खान साहब को माइनस किया गया तो क्या आपको मुल्क में सियासी इस्तेकाम दिखाई देता है? हरगिज नहीं रहेगा। ठीक है। अच्छा, ये वैसे मैं कोट कर रही हूँ, मैंने पहले भी कोट किया था। राना सनाउल्लाह साहब कुछ दिन पहले मेरे प्रोग्राम में ये बात कह कर गए थे। ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट और उन्होंने कहा, मैंने सवाल ये पूछा कुरैशी साहब राना सनाउल्लाह साहब से कि इमरान खान साहब को अगर गिरफ्तार किया जाता है, नाअहल किया जाता है, तो फिर इंतशार जो होगा, लोग सड़कों पर आएंगे, उसको कौन रोकेगा, जिम्मेदार कौन होगा? तो उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंटली कहा कि PTI वाले घरों से बाहर भी नहीं निकलेंगे अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है। खैर, मैंने उनकी राय से डिसएग्री किया प्रोग्राम में भी, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि किसी लीडर को गिरफ्तार किया जाए तो पार्टी वाले घरों से बाहर ना निकलेंगे, या तो अवाम सड़कों पे निकल आएगी। तो इनकी कैलकुलेशन अभी भी शायद गलत है मेरे ख्याल से। आप अग्री करते हैं इस बात से? इनकी जितनी कैलकुलेशंस थी वो गलत साबित हुई। नंबर एक, इनका ख्याल था कि इमरान खान इतने गैर मकबूल हो गए हैं और PTI इतनी गैर मकबूल हो गई है कि जब रिजीम चेंज के ज़रिए हम इनको फारिग करेंगे तो कोई इनको पजीराई नहीं मिलेगी। इनकी कैलकुलेशन गलत साबित हुई। जो 55 जलसों से इमरान खान ने खिताब किया वो तादाद आपको बता रही है। जो ज़िमनी इलेक्शंस में उन्होंने हिस्सा लिया, उनकी कामयाबियाँ 75% ज़िमनी इलेक्शन हम जीते हैं, वो कामयाबी उस बात की निशानदेही कर रही है कि इनकी कैलकुलेशन गलत थी। इनकी कैलकुलेशन गलत थी कि पंजाब में हम 186 का नंबर पूरा नहीं कर पाएंगे। इनकी कैलकुलेशन गलत थी कि हम असेंबलियों को तहलील नहीं करेंगे। इनकी जितनी कैलकुलेशंस थी वो गलत साबित हुई और ये कैलकुलेशन भी इनकी गलत साबित होगी। ठीक है जी। अच्छा कुरैशी साहब, जो पंजाब और KP के असम्बली की तहलील है, इसको सियासी स्ट्रैटेजी भी कुछ लोग समझ रहे हैं या हुकूमत पर प्रेशर बढ़ाने के लिए कह रहे हैं मजबूरी है। तो PDM की जो जमातें हैं वो बड़ा शोर कर रही हैं, बल्कि यहाँ तक कह रही हैं कि शुक्रिया इमरान खान, खुद ही जान छोड़ दी आपने लोगों की। तो शाह साहब, ये इतने जो शादियाने बजाए जा रहे हैं, ये क्यों बजाए जा रहे हैं? और अब तक निगरान वज़ीर आला के लिए किसी नाम पर इत्तफाक भी नहीं हो सका। वो भी उनकी मनसूबाबंदी का हिस्सा है। ये शादियाने वैसे ही जैसे मिठाइयाँ खाने में जल्दी कर लेते हैं। आपने देखा जब पैनामा का केस था, आपने देखा कि मिठाइयाँ बटी थी ना, और फिर जब फैसला उन्होंने पूरी तरह पढ़ा तो फिर मिठाई लेने के देने पड़ गए ना। इसी तरह ये इनका ख्याल है कि इनको कामयाबियाँ हासिल हो रही है। लोगों से पूछिए ना, लोगों की क्या राय है। अगर आपको इतना एतमाद है और लोग इतने खुश हैं, मुतमईन हैं, तो फिर देर किस बात की? लोगों को आजमा लें, लोगों को परख लें कि लोग किसको चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं।
आपकी अपनी सफ़ों के अंदर आज दरारें पड़ चुकी हैं। आज आप देख रहे हैं नामवर अच्छा, इनके वैसे जो उन लोगों पार्टी का के वो जो लोग हैं मकबूल आपकी जमात, वो उनका नाम एतराज़ात कर रहे हैं। लोग रखा हुआ बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं चंद लोग हैं वो। चंद हैं, वक्त बताएगा कि ये चंद जो हैं इनको दिन में चांद नजर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक खबर है कुरैशी साहब कि ये जो मरियम नवाज साहिबा की जो वापसी है वो निगरां वज़ीर आला की नामजदगी से शायद मशरूत हो रही है, क्योंकि जो वज़ीर आला की नामजदगी है उसके बाद ये फैसला होगा कि मरियम साहिबा ने लाहौर में लैंड करना है या फिर इस्लामाबाद में करना है, क्योंकि जिस तरह खान साहब ने पंजाब में PDM को सरप्राइज़ किया है, अब इसके बाद लंदन में बड़ी हलचल मची है, राना सनार साहब को हाजिरी के लिए तलब किया गया। क्या खिचड़ी पकाई जा रही है लंदन में आपके मुताबिक? लंदन में तो खिंचाई हो रही है। उनकी जितनी जो वहाँ उनको अश्योरेंसेस दी गई थी, नतीजा उसके बरक्स निकला है। राना साहब की खिंचाई हो रही है लंदन में, हकीकत तो ये है। नंबर एक, आपका सवाल जो था वो ये था कि निगरान वज़ीर आला पर कोई इत्तफाक हो पाएगा या नहीं। मैं समझता हूँ चांसेस इत्तफाक के मुझे कम दिखाई देते हैं। क्यों? जो नाम इन्होंने मुस्लिम लीग नून ने पेश किए हैं वो शायद उन पर इत्तफाक मुमकिन न हो, क्योंकि उनकी जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है, उनका जो माजी है, वो जिस किस्म का गैर जानिबदारी का मयार उनसे तवक्को किया जाता है या किया जाना चाहिए, शायद उस पर पूरा ना उतर सके। और फिर उनने मेरी नज़र में नाम ही ऐसे दिए हैं कि इत्तफाक ना हो सके। ये चाहती हैं और लगता है कि जो स्पीकर साहब ने कमेटी तश्कील दी है वहाँ भी गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन हो जाए और मसला इलेक्शन कमीशन के पास जाए। ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन से अच्छा, ये वो हासिल कर पाएंगे जो वो चाहते हैं। और इस पे आपने देखा कि बाज़ार में बहुत सी क्या सराइयाँ जो हैं वो उन पर गुफ्तगू हो रही है, लोग बात कर रहे हैं और लोग समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन अब एक एक्सटेंशन हो गई है हुकूमत की, और अगर इलेक्शन कमीशन के पास चला जाता है मसला तो इत्तफाक राय हो न हो, हम अपनी मर्जी जो है बज़रिया इलेक्शन कमीशन हासिल कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। कुरैशी साहब, आखिरी 30 सेकंड आपका लास्ट कमेंट भी, और साथ ये कि अब इलेक्शन आप कब देख रहे हैं? 2023 में देख रहे हैं आप? अप्रैल में वाकई इंतखाबात होते नज़र आ रहे हैं? देखिए, हमें तो इंतखाबात होते दिखाई दे रहे हैं और 2023 हमारी नज़र में इलेक्शन का साल है। और अगर आप मुल्क के हालात को देखें, वो भी इस बात का तकाजा कर रहे हैं कि 2023 में इलेक्शन हो। अगर आप जो असेंबली की मुद्दत है उसको देखें तो उससे भी आपको दिखाई दे रहा है कि 2023 में इलेक्शन होना है। इंशाअल्लाह 2023 इलेक्शन का साल होगा और 2023 तब्दीली का साल होगा। शामुद, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको ज़रा बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ चंद ख़ानदान ऐसे हैं जिनकी सियासत दहाइयों से चली आ रही है और फिर वो अक्सर ये कहते हुए नज़र आते हैं कि जी मुझे क्यों निकाला। लेकिन बहुत से सियासतदान ऐसे हैं जो ख़ुद को बहुत ही इज़्ज़त के साथ अपने ओहदे से अलग कर लेते हैं जब उनको लगता है कि वो इस ओहदे के साथ इंसाफ नहीं कर सकते या ज़िम्मेदारियाँ अब शायद नहीं निभा सकते हैं। इसमें हमारी टीम ने एक सेगमेंट तैयार किया है जिसका नाम मेरी शर्म तुमको मगर नहीं आती। देखिएगा और आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले की जो पोलिंग है पुरअमन रही, मगर 4 रोज़ गुजरने के बावजूद अभी तक हतमी फैसला नहीं हो सका, जिसके बायस ये फैसला नहीं हो पा रहा कि कौन बनेगा मेयर कराची, किसके सर पे सजेगा कराची का ताज। और कराची के बल्दियाती इंतखाबात पे खड़े हो गए बहुत से सवालात। अच्छा, बल्दियाती इंतखाबात में किसी भी जमात को वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिली और जिससे नंबर गेम जो है बड़ा अहम हो गया है। अब तक के नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 94 नशिस्तों के साथ सबसे आगे है, जमात इस्लामी 87 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। अच्छा, आज पीपल्स पार्टी का जो वफ्द है सईद गनी की क़ियादत में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब से मुलाकात करने पहुँचा। दोनों जमातों के रहनुमा के दरमियान होने वाली जो पहली मुलाकात है उसमें मेयर कराची के मामले पर इतफाक़ अभी नहीं हो सका है। अच्छा, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने कहा
कहा है कि जी बल्दियाती इलेक्शन के नताइज पर हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पहले पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी को नंबर 1 पार्टी तस्लीम करे, उसके बाद बातचीत हो सकती है। जो सईद गनी साहब ने फरमाया कि जी जमात इस्लामी ने अच्छी खासी नशिस्तें जीती हैं, हम शुरू से चाहते हैं कि जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी मिलकर चलें, और जब के साथ मिलना, ये जमात इस्लामी का पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर चलना, वो कहते थे शहर के मुफाद में होगा। अब दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसने कराची के बल्दियाती इंतखाबात को कलअदम करार देने का मुतालबा भी कर दिया है। असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने फरमाया कि जी पीपल्स पार्टी ने ताकत और धांधली से कराची के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उनमें अवामी मैंडेट को चोरी किया और इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाए। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमने प्रोग्राम में दावत दी अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो हाफिज़ साहब, तवक्को ये थी कि इंतखाबात के बाद जब आपको हम प्रोग्राम में दावत देंगे तो अमीर जमात इस्लामी कराची की जगह मेयर कराची लिखें, मगर अभी तक ऐसा हो नहीं सका है। इस ताख़ीर की वजह क्या हाफिज़ साहब? टर्नआउट खासा कम था, मगर इसके बावजूद नताइज में ताख़ीर अब तक हो रही है, क्या वजह? अच्छा, ज़ाहिर है एक तो प्रोसेस का भी है मसला, यानी ये ताख़ीर नहीं होनी चाहिए थी जो हुई है। यानी फॉर्म 11 फॉर्म 12 देने में भी ताख़ीर हुई। फिर उसके बाद जो दूसरी ताख़ीर हुई वो ये हुई कि जो आरओ थे वो रिज़ल्ट नहीं दे रहे थे, जिस पर हमने बहुत एहतजाज किया, बहुत झगड़ा किया, पर हम मौजूद रहे, लोगों ने धरने दिए, तब जाकर रिज़ल्ट मिलना शुरू हुए। बाज़ आरओज़ ने अच्छा काम भी किया, लेकिन अक्सर ये हुआ कि रिज़ल्ट लेना बहुत मुश्किल काम हो रहा था। तो फिर ये हुआ कि जो रिज़ल्ट हमारे फॉर्म 11 के मुताबिक थे उनमें एक बड़ी तादाद को तब्दील कर दिया गया, और इतना तब्दील कर दिया गया कि जहाँ 6-6 हज़ार का फ़र्क था उसमें भी नतीजा तब्दील कर दिया गया, 4,000 का, 3,000 का, 2,000 का। उस पर 2 दिन तक हमारा झगड़ा चलता रहा। हमने जो है वो आरओ ऑफिस के ऊपर धरने देते रहे हमारे लोग, डीआरओ ऑफिस पे। लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन ने टेकअप कर लिया इस मसले को और हमें 25 तारीख को बुलाया है कि आप तमाम रिकॉर्ड लेकर आए। तो हमें तवक्को है कि इंशाल्लाह चूँकि हमारे पास फॉर्म 11-12 सब मौजूद है और नतीजा भी हमारे हक़ में है, तो वो तकरीबन 9 सीटें हमें मिल जाएंगी। 3 हो गई हैं, 6 रह गई हैं, तो 6 मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह ये 9 नंबर लेने के बाद हम नंबर 1 पार्टी के तौर पर नंबर्स में भी आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अभी ये सिलसिला, ठीक है, यानी जो इलेक्शन की रात आपका दावा था, जी 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 जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ, इलेक्शन की रात जिसमें आपका दावा था कि जमात इस्लामी वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर लेगी और बासानी मेयर और डेप्यूटी मेयर आपकी जमात से होगा, तो यानी अब आपकी बात से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अभी अब इतने कॉन्फिडेंट हैं और उसी दावे पर जो आप अभी गुफ्तगू कर रहे हैं? देखें, अब इसमें यह है कि एक तो ये नंबर हो जाएंगे और फिर उसके बाद वो जगहें जहां पर अब हुआ क्या कि जब यहां से नंबर पूरे होने लगे तो पीछे से नंबर ख़राब करने लगे और रिकाउंटिंग करके उसमें खुले हुए बैग और खुले हुए लिफाफे और लिफाफे पे एक नंबर लिखा हुआ है, अंदर से बैलेट दूसरे नंबर के निकल रहे हैं। तो ये कोई 8, 10, 12 जगहों पर यह सिलसिला शुरू हो गया, जिस पर हमने जगह जगह जाकर वहाँ पर रोकने की कोशिश की और जो हमारे पास फॉर्म 12 थे, फॉर्म 11 थे, उसके मुताबिक करने की कोशिश की। कुछ जगह हम ये रिकाउंटिंग में अपनी सीटें बचाने में कामयाब हुए और बाज़ जगह ऐसी थी जहां पर उन्होंने हमारी बात ही नहीं सुनी, जिसको हमने इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट कर दिया। आज जो हमारी मुलाकात सईद गनी साहब से थी वो इसलिए थी कि कल चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे कॉल की थी कि भाई ये हर जगह पर झगड़ा हो रहा है, फला हो रहा है, तो इसको मिलकर हम हल कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि भाई हमारे ये खदशात हैं, आप हमारा मैंडेट तस्लीम करें। जब तक आप हमारा मैंडेट तस्लीम नहीं करेंगे तो हम कैसे बात करेंगे। उन्होंने कहा हम आपके साथ मिलकर चलना चाहते हैं। मैंने कहा उसका पहला तरीका यह है कि आप हमारे नतीजे को तस्लीम करें, हम नाजायज़ आपसे कुछ नहीं मांग रहे, लेकिन अगर हम जीत गए तो आप तस्लीम करें। उन्होंने कहा ठीक है, हम डिप्यूट करते हैं किसी को। तो उसी सिलसिले में फिर सईद गनी साहब आए और आज कुछ पेशरफ तो यकीनन हुई है कि बाज़ जगहों पर जहाँ पर ये अंदेशा पैदा हो रहा था कि मज़ीद सीटों के ऊपर कब्जा किया जाएगा, वो सिलसिला कदरे रुका है। लेकिन हम पूरे ओवरऑल तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। 2-3 दिन में हमें अंदाज़ा होगा कि अमली इक़दाम के नतीजे में यह सिलसिला रुक गया है, तो फिर ज़ाहिर बातचीत होगी। वरना फिर जाहिर सी बात है कि लड़ाई हम इलेक्शन कमीशन में भी लड़ रहे हैं, ये ट्रिब्यूनल्स में भी जाएंगे और जिद्दोजहद करते रहेंगे। हमारा मैंडेट नंबर 1 है। नंबर ऑफ वोट्स के लिहाज से हम ज़ाहिर दूसरी पार्टी जो पीपल्स पार्टी है उससे डबल के करीब हैं पूरे शहर में, और नंबर ऑफ सीट्स तो ज़ाहिर हल्काबंदियों की इस तरह की मैनेजमेंट थी जिसकी वजह से उनकी ज़्यादा आई हैं। लेकिन इस सब के बावजूद जो कुछ इलेक्शन के दौरान हुआ, हमारा कहना यह है कि उसके बाद जो नतीजा है वो तो तस्लीम कीजिए। तो हमारा स्टैंड बिल्कुल प्रिंसिपल स्टैंड है और उसके पर हम कायम हैं। ये चीज़ें ठीक होंगी तो फिर बातचीत का दरवाज़ा खुलेगा।
अच्छा, तो पीटीआई ने इंतखाबात गलतम कराने का मुतालबा किया, आप उसकी हिमायत करेंगे? मामलात आपको किस तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं? अगर ये तनाज़ा हल हो जाता है, फिर पीपल्स पार्टी की तरफ से भी ऑफ़र कि जी हमारे साथ मिलकर चलें, कैसे देख रहे हैं फिर आप लोगों के लिए फ़ैसला क्या करेंगे आप? अच्छा, मेरी ख्वाहिश ये है कि पीटीआई के दोस्तों से भी हम अपने लिए एक कंसेंसस ले लें। और कराची की सूरत हाल ये है कि इस कराची में इस वक्त जो भी मेयर बनाने की पोजीशन तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी की ही है और जमात इस्लामी ही बनाएगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम किसी एक पार्टी के साथ जाने के बजाय एक कंसेंसस डेवलप करें और कराची की बेहतरी के लिए तमाम तर सियासी इख्तलाफात के बावजूद हम जो है वो अपने इख्तलाफात एक तरफ रख के अब डेवलपमेंट को सामने देखें कि किसके नतीजे में सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग होती रहेगी, ब्लेम गेम होता रहेगा और कौन सा काम करने के नतीजे में हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं पीटीआई के दोस्तों से मिलूंगा, उन्होंने हमारी हिमायत की है, हमारे मैंडेट का उन्होंने एहतराम किया है। उन्होंने ज़ाहिर है बहुत सारी जगह ऐसी थी कि जहां हमारा पीटीआई के साथ ही असल मुकाबला था। जो 3-4 डिस्ट्रिक्ट हमने विन किए हैं और तकरीबन 10-11 टाउन्स, उसमें मेनली हमारा जो मुकाबला था वो पीटीआई से था। तो और पीटीआई ने बड़े हौसला मतलब आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करके पहले दिन ही ये कहा कि हम जमात इस्लामी का मैंडेट तस्लीम करते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि उनसे हम बात करेंगे कि आगे मिलकर किस तरह से चलना है। और मैं चाहूँगा कि मेयर तो जमात इस्लामी का बनेगा, लेकिन ये मेयर कंसेंसस का मेयर हो ताकि शहर की हालत बदले, वरना तो ये बहुत बुरे हाल में इस वक्त शहर और उसके 3.5 करोड़ आवाम है। ठीक है। अच्छा, अगर मेयर की हवाले से बात की जाए तो शहरी हुकूमत की अगर तारीख की बात की जाए, अब्दुल अफगानी साहब, फिर नेमतुल्लाह खान साहब, उनका आज भी जिक्र किया जाता है बतौर मेयर, उनकी जो खिदमात है उनको याद रखा जाता है हाफिज़ साहब। तो फिर अगर जमात इस्लामी को ये मौका मिलता है जो कि मिलना चाहिए, तो फिर आपकी तरजीहात में क्या क्या होगा? मतलब अगर आप स्टार्ट करें, सब कह रहे हैं कि नंबर 1 हैं आप लोग और मानना चाहिए पीपल्स पार्टी को इस चीज़ को, तो ये आप बाकायदा एक जंग लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, आपकी प्रायोरिटीज़ में क्या होगा? अगर आप नंबर 1, 2, 3 इस तरह करके जरा नाज़रीन के साथ आसान अल्फाज में शेयर करें। देखिए, फौरी तौर पर तो जो ना इस वक्त शहर का फौरी तौर पर जो एक चीज़ है, जब आप शहर में दाखिल होते हैं या किसी भी जगह पे जाते हैं तो आपको सड़कें टूटी हुई मिलती हैं, आपकी गाड़ी नहीं चलती, ट्रैफिक फंसता है और कचरे के ढेर मिलते हैं और बिल्कुल बदतरीन सीवरेज का पानी पड़ा होता है। तो हम 3 से 6 महीने का ये प्लान रखते हैं और इंशाल्लाह उससे पहले ही हम अपनी पूरी टीम, हज़ारों लोग हमारे मुंतखब हुए हैं और सैकड़ों यानी 100 के करीब अब तो चेयरमैन हमारे होंगे और हम दूसरे लोगों को भी देखिए, हम इसमें बहुत ज़र्फ रखते हैं। हम सारे चेयरमैन को बुलाएंगे और उनसे कहेंगे कि आए हम अपने शहर को साफ़ करें, आए हम अपने शहर को मोटरेबल बनाएं। तो ये काम शुरू होगा और उसके बाद उसके साइमल्टेनियस पैरेलल हम जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, S3 जो सेवरेज का प्रोजेक्ट है, K4 जो पानी का प्रोजेक्ट है, मास ट्रांजिट का प्रोजेक्ट, लाइट रेल के लिए हमारा एक जहन है, हम बसें लाना चाहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को कैसे बेहतर बनाए। जैसे ही शहर मोटरेबल बना और सफाई सुथराई शुरू हुई, यकीन करें इसमें इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगी और जब इसमें इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगी तो हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी और हम पब्लिक मेयर पार्टनरशिप का एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। हम अपने स्कूल्स को डेवलप करेंगे। हमारी प्रायोरिटी में यह है कि KMC के कम से कम 800-900 स्कूल इस काबिल हो जाएं कि जहां लोग अपने बच्चों को इसलिए दाखिल कराएं कि वहां आला तालीम मिलती है, मेयारी तालीम मिलती है, बजाय इसके कि इसलिए दाखिल कराएं कि वो प्राइवेट तालीम ख़रीद नहीं सकते। तो ये हम चूँकि ऑलरेडी स्कूल चलाने का तजर्बा रखते हैं, हमारी मुख्तलिफ चेन्स जमात इस्लामी की चल रही हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि ये काम हम करेंगे। आगे चलकर तो हम IT के हवाले से भी इस शहर को बहुत आगे लेकर जाना चाहते हैं। वो सारी चीज़ें चलेंगी, लेकिन शुरू में फौरी तौर पर सफाई सुथराई का निज़ाम और शहर को मोटरेबल बनाना और एनवायरनमेंट को ठीक करना और ग्रीनरी को जो है वो लगाना, ताकि उसके नतीजे में ये शहर कोई प्रेजेंटेबल फॉर्म में आएगा तो फिर बाकी सारी चीज़ें भी साथ साथ होती रहेंगी। अच्छा, MQM ने हल्का बंदियों के मामले पर जिनका मौक़िफ़ है वो सबके सामने है और अगर मेयर आपकी जमात से बन जाता है तो फिर इस हवाले से आप सूरत हाल को कहाँ जाता हुआ देखते हैं और MQM ने कराची को कितना नुकसान पहुँचाया पहले भी प्रोग्राम्स में जिक्र कर चुके हैं। मैं चाहती हूँ इस हवाले से अपनी राय का इजहार कर दीजिए। अच्छा, देखें, MQM को चाहिए था कि वो इलेक्शन लड़ती, क्योंकि हल्का बंदियों पर एतराज़ तो हमें भी हैं और ये तो हमें मालूम था, अवामी राय के सर्वे आ रहे थे कि जमात इस्लामी स्वीप करने जा रही है और 51% लोग उस वक्त, आज से 1 महीना पहले, कहते थे कि मेयर जमात इस्लामी का होना चाहिए। तो फिर ये नुकसान तो हम खुद कर रहे थे ना अपनी पार्टी का, लेकिन मुझे पता था कि अगर आज हमने हल्का बंदियों पर स्टैंड लिया और MQM वाली बात मान ली तो ये फिर 2 साल मजीद नहीं कराएंगे।
चूँकि MKO और PP ने मिलकर कभी भी बल्दियाती इंतखाब सही तरीके से नहीं कराया। 6 साल दोनों हुकूमत में रहे थे और इंतखाब नहीं हुआ था, अभी भी 2.5 साल से इंतखाब नहीं हुआ और ये मज़ीद चाहते थे कि हो ही ना। तो MKO को चाहिए था कि इलेक्शन लड़ते और मेरी ख्वाहिश थी कि वो इलेक्शन लड़ते, लेकिन उन्होंने फेस सेविंग की। उन्हें अपना मैंडेट भी पता था, अपना रिजल्ट भी पता था, जमात इस्लामी की पॉपुलैरिटी भी पता थी और मैन स्ट्रीम शहर में अल्हम्दुलिल्लाह हम नंबर 1 पार्टी के तौर पर सामने आए। वो लड़ते तो अच्छा था ताकि सियासी तौर पर ही सबको अपना हिसाब किताब पता चल जाता। ठीक है, ठीक है। चलें जी, हाफिज़ नईमुर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। लेकिन लास्ट में मैं, अगर आप हमारे साथ मौजूद ही हैं, मैं चाहूँगी कि अगर आप लास्ट कोई पैगाम देना चाहें, आखिर में कुछ कहना चाहें इस प्लेटफॉर्म से। जी जी हाफिज़ साहब, लास्ट को मैसेज अगर आप देना चाहें यहाँ से। डॉक्टर फ़िज़ा, देखें, मैं ये चाहता हूँ कि ये शहर हम सबका शहर है और इस शहर के रहने वाले 3.5 करोड़ लोग हमारे हैं। हमें शहर ने मैंडेट दिया है, हम इस शहरियों का शुक्रिया अदा करते हैं और अब मैं ये चाहता हूँ कि सबको साथ लेकर चलूँ। इस रास्ते में अगर पार्टियाँ और हुकूमत रुकावट डाल रहे हैं तो हम रुकावटों को हटाना चाहते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई आप मैंडेट को तस्लीम करें। और मैं तमाम शहरियों से कहता हूँ कि सब इस पर आवाज़ उठाएँ कि अब शहर का जो मेयर हो वो 3.5 करोड़ लोगों का मेयर हो, सब उस पर इत्तेफाक करें, इसलिए कि वाज़े तौर पर जमात इस्लामी ही मेयर बनाएगी। जब वाज़े तौर पर हम मेयर बनाएंगे तो मैं नहीं चाहता कि एक पार्टी से मिले तो दूसरी नाराज़ हो जाए, दूसरी से मिले तो पहली नाराज़ हो जाए, और दोनों को बड़ा दिल करना चाहिए और बड़ा हौसला। आप दिल बड़ा करेंगे, हम उससे ज़्यादा ज़र्फ़ का मुज़ाहरा करेंगे इंशाअल्लाह, और इस शहर में सबको साथ लेकर चलेंगे, सब जगह काम करेंगे। जो आप कह रहे हैं ना, बड़ी अच्छी ख्वाहिश का इज़हार करें, बड़ी अच्छी आप बात करें, लेकिन कोई नाराज ना हो, सब साथ आप लेकर चलें। लेकिन ऐसा क्या मुमकिन हो सकता है सियासत में कि कोई नाराज ना हो? ये मतलब लग तो बड़ा अच्छा रहा है सुनने में, लेकिन प्रैक्टिकल है ये बात? बाज़ औक़ात हो भी जाता है, मजबूरियाँ भी कर देती हैं। हमारा शहर जितना उजड़ा हुआ है ना, वो कन्फ्रंटेशन एफोर्ड नहीं कर सकता। हमारा शहर जितना उधड़ा हुआ है और जितना पानी से महरूम, गैस से महरूम, बिजली से महरूम, कोई आवाज़ नहीं, कोई वाली वारिस नहीं, तो उसमें कंसेंसस नहीं होगा तो सब नुकसान उठाएंगे। इसलिए मेरी ख्वाहिश है, अल्लाह करे इसके मुताबिक सब लोग बिहेव करें और इंशाल्लाह सबको साथ लेकर चलेंगे और अल्लाह ने चाहा तो ये शहर बहुत आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। बहुत प्यारी ख्वाहिश। बहुत शुक्रिया जी हाफिज़ साहब आपके वक्त के लिए, और इसी के दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।